गाइस, वेलकम टू राखी की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कोशिका के विषय में। तो ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हमने जो है कोशिका की जो विषय में काफी कुछ जाना था। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि क्या क्या हमने पार्ट 1 में जाना है। तो आप सभी पार्ट 1 जरूर देखिएगा, मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जो ये 11th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ाया था, जैसे कि कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो हम साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने, और मरी हुई कोशिका में की थी, और जीवित कोशिका में की थी लिवन हॉक ने, ठीक है। और फिर बात है कि सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और सॉन ने दिया था। फिर जो है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में ना शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और जो सबसे छोटी कोशिका है पूरी दुनिया में वो है माइकोप्लाज्मा। और हम बात करेंगे मनुष्यों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी, तो मनुष्य में सबसे छोटी है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो सबसे छोटी है, और अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। अब हम बात करें कि लंबी कोशिका भी होती है, तो लंबी कोशिका कौन सी है, तो लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जो कि न्यूरॉन है। अब विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, और जो जहाँ पर विभाजन ज्यादा होता है, तो जो ये लीवर होता है, यहाँ पर विभाजन ज्यादा होता है। और जो न्यूरॉन है यानी कि जो मस्तिष्क की कोशिका, वहां पर विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित है, ठीक है। तो इतना जो हमने देख लिया था। और हम बात कर रहे थे कोशिकांग की, वहां पे हमने कोशिका जो है झिल्ली और कोशिका भित्ति के विषय में जान लिया था अच्छी तरीके से। और माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में भी जान लिया था। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पर हमने जो है किस किस की बात कर ली थी, तो हमने यहाँ पर बात की थी जो है जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी बात की थी, ठीक है। और कोशिका बेटी तो प्लांट सेल में होती है, नीचे प्लांट सेल भी मैंने बना रखा है चित्र। और ये प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली मैंने क्यों बताया था कि ये बताया था पार्ट 1 में कि कोशिका झिल्ली इसमें क्यों होती है और इसमें कोशिका भित्ति भी क्यों होती है, दोनों क्यों होती है, ठीक है। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़ेंगे। कोशिकांग में हमने जो है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति देख ली थी। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान ने की थी। और जो ये क्या होता है कि इसमें जैसे कि हम जब इसमें होता क्या, तो ये ऊर्जा बनाता है, यहाँ पे इसे हम पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है, ये होता क्या है, जो हम सांस लेते हैं, तो जो सांस लेते हैं तो जो होमोग्लोबिन होता है, ये जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिका के पास, ठीक है। कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिका के पास। तो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वहां पे क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। उसके रहकर चलता है तो 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही, ठीक है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनती है। तो अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स यानी राजधानी की। तो जो वैक्यूल्स होता है, जैसे कि हम ये क्या करता है, ये जल संग्रह का काम करता है, ठीक है। ये जल संग्रह का काम करता है, ठीक है। जल संग्रह यानी कि ये करता है क्या है, यहाँ पर हमारे शरीर में ना 65% जो है क्या है, जल है। तो वो कहाँ है, पेट में, पेट में नहीं है, क्योंकि पेट में जितना हम पीते हैं उतना मतलब कि पेट में रुकता है। और ये जो यहाँ पे स्टोर है जल संग्रह, ये कहाँ पे, वैक्यूल्स में, ठीक है, राजधानी में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट कोशिकांग की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राइबोसोम की, ठीक है। राइबोसोम के अंदर सबकी बात करेंगे, एक एक करके हम सबको देखेंगे। राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की खोज की है पैलाडी ने, ठीक है, पैलाडी ने। और ये होता क्या है, प्रोटीन निर्माण करता है। ये क्या करता है, तो प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ना ऐसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक खुरदुरा यानी कि रफ, और एक स्मूथ। तो यहाँ पे जो खुरदरे पे ना ये राइबोसोम्स होते हैं, यही क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रक की, ठीक है, केंद्रक की यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये कोशिका को नियंत्रण करता है, मतलब कोशिका का ये कंट्रोल करके रखता है।
जितने भी कोशिकांग है उनको जो है कंट्रोल करके रखता है, मतलब कि ये ब्रेन कहलाता है। ये सेल का जो क्या होता है कि ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप केंद्रक समझ गए होंगे, ये क्या करता है, ये सबसे बड़ा भाग भी होता है कोशिका का, ये बड़ा भाग होता है केंद्रक। और जो हमने उसमें डायग्राम में आपने देख ही लिया केंद्र कैसा होता है। और केंद्र के अंदर क्या होता है, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, राइबोसोम की बात कर ली, केंद्रक की बात कर ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रोसोम की, ठीक है। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, तारक काय। ये जो है जो सेंट्रोसोम होता है तारक काय, यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख लीजिए तारक काय। ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। ये कोशिका विभाजन करता है, मतलब कि ये पुनः निर्माण, एक कोशिका से दो कोशिका, मतलब कि ये कोशिका क्या क्या करता है, पुनः निर्माण करता है। ये सेंट्रोसोम का यही कार्य होता है, कोशिका विभाजन करना। ये लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ब्रेन में बिल्कुल ही नहीं, समझो, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन मतलब ज्यादातर नहीं होता और लीवर में बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम की, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसोसोम की जो खोज है डी डुबे ने की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी डुबे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक खोज की थी लाइसोसोम की। इसमें क्या होता है कि इसमें होता क्या है, इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जल अपघटक एंजाइम। और ये क्या होता है, ये बहुत ही जैसे कि जिस अंग पे लग जाएगा उसे बिल्कुल जला देगा, गला देता है, ठीक है। तो तभी इसे जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप आगे देखेंगे कि इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सा है, लेकिन ये कोशिका में सफाई का काम करता है। अगर ये ना हो, जैसे कि कोई कोशिका मर गई या फिर कोशिका में कोई अंग, जैसे कि कोई भी कोशिकांग जैसे मर गया, तो उसकी जैसे सफाई है वो कौन करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि ये सफाई करता है और पाचन भी करता है। मतलब ये लाइसोसोम ना सफाई का काम करता है, जैसे कि कोई भी सही से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल जैसे कि कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा, बिल्कुल वैसा बिल्कुल मरने वाला ही है, तो उसे क्या करता है, ये बिल्कुल जला गला ही देता है, बिल्कुल हटा देता है। तो इसे हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली से क्यों कहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, सुसाइड बैग इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे कि आपके कभी चोट लगी होगी, जैसे कि कभी गिर गए, फिसल गया, फिर कैसे भी चोट लगी होगी, ठीक है। तो क्या होता है, जहां पर चोट लगी वहां की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम है इसमें से जब एंजाइम निकलता है तो कहीं लग जाता है, तो मतलब वो अंग जल जाता है, गल जाता है। और ये क्या होता है, चोट लगती है तो ये लाइसोसोम ही फट जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आइटम बॉम्ब, ऐसे आइटम बॉम्ब भी कहते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या है, फट जाता है। जब ये फटेगा तो सब कहीं लग जाएगा जल फटक एंजाइम, तो फिर क्या होता है, पूरी की पूरी कोशिका मर जाती है। तो वहां पे ना काला काला सा हो जाता है, जब कभी वहां की कोशिका मर जाती है तो काला काला सा हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइसोसोम ही मर गया, सफाई करने वाला जो कि साफ करता है, तो वो मर जाता है, तो वहां पे काला काला हो जाता है। तो इधर उधर की जो कोशिकाएं होती है उनका जो लाइसोसोम होता है वो आके सही करता है, फिर उसे क्या करता है, वो आके उसकी सफाई करता है, तब जाके वो दाग धब्बा जो होता है वो मिटता है, ठीक है। तो सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, आप इसने समझ लिया होगा कि सुसाइड बैग इसे क्यों कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है। ये खुद ही फट जाएगा तो ये पूरा का पूरा सब कुछ वो जो है वहां पे जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो मर जाएंगी। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है, इसे हम आंतरिक कंकाल भी कहते हैं और ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, हम यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर ऊपर इसे डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर ये जो है क्या है, रफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइबोसोम्स है, ठीक है, और ये स्मूथ है। तो
क्या होता है कि आंतरिक सहायता प्रदान करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, अंतर्प्रद्रवी जालिका। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि इधर ये जो रफ साइड है, इधर मतलब कि जो खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। ये जो राइबोसोम होती है वही प्रोटीन निर्माण करते हैं और वही इसके ऊपर है, तो ये प्रोटीन निर्माण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, वसा निर्माण करती है, जो चर्बी होती है उसका निर्माण करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं जीव द्रव्य के विषय में। मैंने लिखा हुआ, तो जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य जो होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जीव द्रव्य इसलिए होता है कि जो कोशिकांग होते हैं इधर उधर डुले ना, इधर उधर हिले डुले ना, उसी में भरा होता है जीव द्रव्य। तो सभी अच्छे तरीके से उसमें मतलब कि रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य दो प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो मतलब कि जो कोशिका में होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक में होता है उसे हम केंद्र का द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जीव द्रव्य। और इसके पहले मैंने बता दिया कि जीव द्रव्य किस लिए होता है और क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजेला की। और ये जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, बाहरी जो बाहरी भाग होता है उस पर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लवक की, प्लाज्मिड की। ये क्या होते हैं, ये केवल पादप कोशिका में होते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ओनली इन प्लांट में, यानी कि ये प्लांट में ही जो है होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरित लवक है, और ये क्या करता है, पेड़ जो तना पत्ती जो हरे हरे रंग का होता है, मतलब जिसमें पेड़ में तना हो गया, पत्ती हो गई, उनसे क्या करता है, ये भोजन बनाता है। ठीक है, वो तो आप सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैसे होता है, वो भी हम पढ़ाएंगे, और उसका वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या करता है, भोजन निर्माण करता है। फिर जो ल्यूकोप्लास्ट है ये भोजन संग्रह करता है। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट है ये रंग प्रदान। तो गुणसूत्र होता है कहाँ है, तो गुणसूत्र केंद्रक में होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो होता है ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये 43 क्या होता है कि ये 46 होते हैं। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है। ये मतलब कि जोड़े में होते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सब जोड़े में, जैसे कि किडनी ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, और किडनी हो गया, हार्ट हो गया, सभी जोड़े में, पैर, हाँ सभी जोड़े में होते हैं ना, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि 2 आंखें हो गई, तो ऐसे कुछ ऐसा कुछ जो होता है, ये चित्र होता है इसका क्रोमोसोम का, और ये केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और इसको इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकार होते हैं कोशिका, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके विषय में बात करेंगे। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होते हैं। वैसे आप जानते होंगे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका जो बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जीवाणु में नीले हरे शैवाल की जो कोशिका होती है उनमें होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जैसे कि हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में बात कर लेंगे। और जो भी कोशिका से जितना भी कुछ बचा हुआ है वो उसमें पढ़ लेंगे, तो पार्ट 3 में कंप्लीट ही हो जाएगा कोशिका का ये जो चैप्टर है 11th का। तो आप सभी 11th के जो भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और अपने कॉलेज ग्रुप और जो अपना फ्रेंड ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।